Hello students, today we are going to discuss exercise 10.12 and 10.13. Let's start with exercise 10.12. Explain why. The first question is, the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of the cyclohexyl chloride. Right? हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका रीजन बताना है कि ये क्यों हो रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो हमारा क्लोरोबेंजीन है उसका डाइपोल मोमेंट जो हमारा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है उससे कम क्यों है। सही है, वो रीजन हमें बताना है। तो उसके दो रीजन है। फर्स्ट वन इज, इन द केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, carbon to which chlorine is attached is sp2 hybridized and more electronegative than its corresponding carbon in cyclohexyl chloride which is sp3 hybridized. So the net dipole moment is lower in chlorobenzene. सही है, क्या बताया गया है। तो अगर बात करें हम, तो ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है। सही है, और ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन में जिस कार्बन के साथ हमारा क्लोरीन अटैच है वो कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है। मतलब उसके हाइब्रिडाइजेशन की बात की है तो वो कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में जो ये हाइब्रिडाइजेशन है उस कार्बन का जिसके साथ क्लोरीन अटैच है वो कौन सा हो जाएगा, sp3। यहाँ पे क्लोरीन बेंजीन रिंग के साथ अटैच है जो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगी, वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। उस वजह से क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पे जो हमारा कार्बन है वो तो sp3 है। मतलब कि क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कैसे रहेंगे, उसके पास ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है वो काफी बढ़ जाएगा। उसकी वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। आई बात समझ में। ये हुआ पहला रीजन जिस वजह से हमारे जो क्लोरोबेंजीन है उसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, कम है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। तो इन क्लोरोबेंजीन CCl बॉन्ड हैज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो इट्स बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर, हेंस डाइपोल मोमेंट इज स्मॉलर than cyclohexyl chloride which has a longer CCl single bond. सही है। अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, तो हमें क्या पता है कि जो हमारा क्लोरोबेंजीन है उसका क्लोरीन क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड जैसा फॉर्म होगा। सही है, एक बॉन्ड था, ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे पार्शियली थोड़े टाइम के लिए क्या डबल बॉन्ड जैसा फॉर्म होगा। मतलब उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यहाँ पे कार्बन और Cl का डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, जबकि यहाँ पे कार्बन और Cl के बीच तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। और हमें पता है कि जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। मतलब ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, शॉर्टर। अगर डबल बॉन्ड शॉर्टर है तो उसकी डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये दो रीजन है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले लेगा ताकि ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हुआ, अगर चार्ज कम जनरेट हुआ तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा रीजन क्या है, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती है। अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है तो फिर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। सही है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। सही है, हमें क्या कहा गया है कि जो हमारे अल्काइल हैलाइड है वो पोलर है फिर भी वाटर में क्या है, इमिसिबल। हमें क्या पता है, लाइक डिजोल्व लाइक। सही है। मतलब क्या होता है, अगर कोई सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, अगर कोई सॉल्यूट नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। सही है। यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो वाटर है, और वाटर क्या है, हमें पता है पोलर। जो हमारा सॉल्वेंट है पोलर है, जो अल्काइल हैलाइड है वो भी तो पोलर है, क्योंकि जो RX होता है
उसमें क्या होता है, जो हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे, यहाँ पे अल्काइल का जो कार्बन होगा अल्काइल ग्रुप, उस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जनरेट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पोलर। तो हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों क्या है, पोलर है। तो इसके अकॉर्डिंग तो उसे उसमें डिजोल्व होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो वो क्यों डिजोल्व नहीं हो रहा है उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं उसका रीजन। अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर because energy required to break the intermolecular hydrogen bond among water molecules is much higher than energy released by the water halide interaction। सही है, क्या बोला गया है? तो अगर किसी भी सॉल्यूट को वाटर में डिसोल्व होना है तो उसे दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। कौन सी वाली कंडीशन? तो हम बात करते हैं कि वाटर कैसा है, तो वाटर पोलर है। कैसे? तो वाटर होता है H2O, मतलब ये हो गया OHH, एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पे हम बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वहां पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही यहाँ ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और उस वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है। और अब अगर किसी भी सॉल्यूट को इस वाटर में डिसॉल्व होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, या तो फिर उससे खुद वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। सही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा अल्काइल हैलाइड है उसके पास तो सिर्फ हैलाइड है, और हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो वाटर के साथ क्या कर पाए, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके। मतलब ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन जो अल्काइल हैलाइड है उसके पास उतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके। सही है। मतलब वो ना, जो अल्काइल हैलाइड है वो ना वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ना तो वो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। सही है। उस वजह से जो अल्काइल हैलाइड है वो पोलर होने के बावजूद भी वाटर में क्या है, इमिसिबल है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। Grignard reagents should be prepared under anhydrous condition। सही है। हमें क्या बोला गया है कि जब भी हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करना है तो हमें उसे एनहाइड्रस कंडीशन में ही फॉर्म करना चाहिए। सही है। ऐसा क्यों? तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कैसा है, वेरी रिएक्टिव। सही है। वो कैसा है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जब भी वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो वो तुरंत पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, आल्केन बना देगा। सही है। देखते हैं हम कैसे वो आल्केन बनाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, वो अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया वाटर मतलब H+OH-। यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो Mg पे ज्यादा पॉजिटिव पार्ट आएगा, तो वो क्या करेगा, तुरंत OH को एक्सेप्ट कर लेगा और MgOH X के अकॉर्डिंग रिमूव हो जाएगा फॉर्म में। और जो ये हाइड्रोजन है वो यहाँ अल्काइल ग्रुप ले लेगा तो वो फॉर्म कर देगा आल्केन। मतलब कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर रहे हैं और उसी दौरान वहां कहीं से वाटर आ गया, सही है, तो हमें तो जरूरत थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, उसे तो हम अभी प्रोड्यूस कर रहे थे, और जैसे ही वो प्रोड्यूस हुआ और वाटर के कांटेक्ट में आया तो क्या कर देगा, वो तो आल्केन फॉर्म कर देगा। हमें तो जरूरत थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, लेकिन वो तो वाटर के साथ आते ही आल्केन फॉर्म कर देता है। मतलब वो तो खुद अपना अस्तित्व ही खो बैठा, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही नहीं रहा। सही है। उसी वजह से अगर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करना है तो दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर द एनहाइड्रस कंडीशन। हमें बिल्कुल भी पानी चाहिए नहीं, अगर वो पानी होगा तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर देगा आल्केन। सही है बात। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सरसाइज 10.13 गिव द यूजेस ऑफ फ्रेयन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आयोडोफॉर्म। राइट, हमें इसके यूजेस देखने हैं। मुझे पता है आपको इसके यूजेस पता ही होंगे, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं।
फर्स्ट फ्रीऑन 12, मतलब उसे क्या बोलते हैं हम, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन, और वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी ज्यादा हम उसे जानते हैं। सही है। उसका यूज कहाँ पे होता है? इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन द रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, राइट। वो एसी और फ्रीज में एज अ कूलर के जैसे फिलअप किया जाता है। सही है। फ्रीऑन गैस को फिलअप किया जाता है कूलर में। उसका दूसरा यूज है यूज्ड इन एरोसॉल स्प्रे, प्रोपोलेंट सच एज अ बॉडी स्प्रे, हेयर स्प्रे। उसका यूज बॉडी स्प्रे और हेयर स्प्रे में भी किया जाता है। फिर दूसरा कंपाउंड है हमारा DDT। उसका फुल फॉर्म क्या है? पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सही है। उसका मोस्ट ऑफ यूज होता है एज अ इंसेक्टिसाइड, और वो भी मेनली मॉस्किटोज के अगेंस्ट में। सही है। जो मलेरिया मॉस्किटोज होते हैं उसके अगेंस्ट में हम एज अ इंसेक्टिसाइड्स DDT का यूज करते हैं। लेकिन जो ये फ्रीऑन 12 है वो जो हमारे ओजोन लेयर को काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसी की वजह से इसके यूजेस पे बैन हो गया है। वैसे ही जो DDT है वो भी, उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होने की वजह से उसके यूज पे भी अभी बैन हो गया है। अब बात करते हैं हम तीसरे कंपाउंड की, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब कि CCl4। उसका यूज होता है एज अ सॉल्वेंट वो यूज होता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। फिर इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर। अभी तो हमारे जो फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही फिलअप किया गया होता है, लेकिन पहले जो फायर एक्सटिंग्यूशर आते थे उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड फिलअप किया गया होता था। फिर वो यूज होता है मेनली डिक्रीजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। सही है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है वहां पे बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें होती है, तो वो मशीनों की जो कैपेसिटी है, सही है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसकी वर्क कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि उस पे जो ग्रीस का लेयर आ जाता है। तो फिर क्या होता है, उसे अगर हम CCl4 में डिप करते हैं तो वो उस ग्रीस को क्या कर देगा? क्लीन कर देगा। मतलब मशीनरी को क्लीन करने के लिए हमें उसे एज अ डीग्रीजिंग एजेंट के जैसे यूज कर सकते हैं। और फिर हमारा लास्ट वाला है आयोडोफोम, मतलब CHI3, और वो सबसे ज्यादा यूज होता है एज अ एंटीसेप्टिक, क्योंकि वो जैसे ही स्किन के कांटेक्ट में आता है वो आयोडीन लिब्रेट करता है और उस वजह से वो एज अ एंटीसेप्टिक यूज होता है। सही है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू।